Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this video, we will be discussing about mensuration. Mensuration means measurement or measuring. मेंसुरेशन के अंदर हम कोई भी हमारे पास जो प्लेन फिगर हो या फिर सॉलिड फिगर हो उसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, उसकी वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके पेरीमीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, बहुत सारे प्लेन फिगर्स आपने पढ़े होंगे जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम। तो इन सब का हम एरिया और पेरीमीटर सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है प्लेन फिगर्स के अंदर, और प्लेन फिगर्स आपको पता है क्या होते हैं। प्लेन फिगर्स होते हैं जो टू डायमेंशनल हो, जैसे कि एक ये व्हाइट बोर्ड है तो ये एक प्लेन है, इसके ऊपर जो भी हम फिगर बनाएंगे दैट विल बी अ प्लेन फिगर एंड इट विल बी अ टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो प्लेन फिगर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में हम सबको पता है कि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो सपोज ये एक स्क्वायर है और मैंने इसकी सारी साइड्स को ए मान लिया, ए। अब मैं कैलकुलेट करूंगा इसका पेरीमीटर। हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, क्योंकि जब भी आप किसी प्लेन फिगर की बात करते हो तो वो एक क्लोज्ड फिगर होता है, तो इसकी ये बाउंड्रीज हैं, इसकी आप नेमिंग कर दो ए बी सी डी। तो जो टोटल लेंथ होगी ए बी सी डी की वो पेरीमीटर होगी। तो टोटल लेंथ ए बी की लेंथ क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, 4a, ठीक है। अब हम देखते हैं एरिया। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, और इसकी साइड की लेंथ क्या है, एक साइड की लेंथ ए है और सारी साइड्स की लेंथ ए ही होती है, तो हम इसे ए स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास अगला प्लेन फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको पता है उसमें उसके दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस। जो ये पी क्यू है ये लेंथ होगी, इसे हम एल से डिनोट करेंगे। इसकी ऑपोजिट साइड आर एस, ये भी उसी के इक्वल होगी। ये होगी ब्रेड्थ, इसे हम बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि ब्रेड्थ जो होती है वो लेंथ से हमेशा कम होती है। और मैं यहाँ अगर पेरीमीटर कैलकुलेट करूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ से आप पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। तो पी क्यू क्या है, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो कितने हो गए इसमें, 2l हो गए प्लस 2b हो गए। आपने 2 कॉमन लिया, l प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्लियर है। अब हम देखते हैं थर्ड प्लेन फिगर हमारे पास है। सपोज ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल की नेमिंग कर दी मैंने एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हो गई हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। सपोज क्वेश्चन में आपको बेस की वैल्यू गिवन होगी, जैसे इस ट्रायंगल में ये हाइट है तो वाई जेड इसका बेस हो गया, बेस की वैल्यू गिवन होगी और हाइट की वैल्यू गिवन होगी, तो आप डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर लोगे।
और अगर आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो तीनों साइड्स की लेंथ गिवन होगी, उन सबका आप सम कर दोगे एंड दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल, सपोज दिस इज अ सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, इसका एक सेंटर है और इसे मैंने मान लिया रेडियस r। सेंटर ऑफ द सर्कल इज O विथ रेडियस r। तो आपको पता है जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो है वो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है। तो यहां से आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू circumference of the circle। circumference of the circle। और आपको पता है circumference of the circle क्या होती है, circumference of the circle होता है 2 pi r, ठीक है। r is the radius of the circle और pi की वैल्यू 22/7 होती है। आप न्यूमेरिकल में भी pi की वैल्यू हमेशा 22/7 कंसीडर करोगे। उसके बाद बात आती है एरिया ऑफ सर्कल की। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और ये रेडियस है। अगर मैंने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ए बी क्या हो गया, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, डायमीटर ऑफ द, अगर मैं इसे d मानता हूं, डायमीटर ऑफ द सर्कल d, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी 2r। डायमीटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस ऑफ रेडियस और यू कैन से दैट रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स में बताया था जो पैरेललोग्राम होती है उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसकी नेमिंग कर दी मैंने PQRS। PQRS इज अ पैरेललोग्राम और ये आपको हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम गिवन है। तो आप यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, ठीक है। आपके पास ये हाइट गिवन होगी, बेस गिवन होगी, आप डायरेक्टली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट कर लोगे। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमारे पास ट्रेपेजियम है, उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जब मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। तो ये मैंने एक ट्रेपेजियम बना लिया, दिस इज ट्रेपेजियम। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, इसकी नेमिंग कर दी मैंने ए बी सी एंड डी। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ये पैरेलल है। तो मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ठीक है, और इसकी नेमिंग कर दी मैंने ई। तो अब जो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी ई डी। ए बी ई डी, ए बी ई डी हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल ऑलरेडी है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी। क्लियर है। अब देखो इसे मैं फर्दर लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ए बी ई डी क्या होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होगा
वो होगा ए बी इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, बेस है EC और हाइट क्या है, हाइट है BE। ठीक है, अब देखो यहां से अगर आप ये देखोगे BE जो है ये हाइट है, तो इसे अगर मैं H मान लूं या फिर यहाँ पे BE कॉमन है, आपने कॉमन ले लिया BE। जब आपने BE कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, AB बचा, AB प्लस यहाँ क्या बच गया EC, AB प्लस EC बाय 2। क्लियर है। अब देखो, अब आप अगर इसे ऐड कर दोगे, BE मैंने फिर से लिखा यहाँ AB प्लस EC बाय 2, तो आप इसे 2AB लिख सकते हो। 2AB प्लस EC बाय 2। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 2 है इसे बाहर कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया BE अपॉन 2 और अंदर की तरफ क्या हो गया 2AB प्लस EC। ठीक है, अब आप देखो ये क्या है BE अपॉन 2, मैं फिर से इसे BE अपॉन 2 ही लिख रहा हूं, और जो मेरे पास 2AB अंदर की तरफ है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं AB प्लस EC। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे AB हमारे पास यहाँ है, और जो ये AB प्लस EC है, AB प्लस EC, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AB DE के इक्वल है, तो मैं फर्दर इसे लिख सकता हूं BE अपॉन 2 AB प्लस ये AB जो है AB DE के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं इसे DE प्लस EC। ठीक है, अब आप यहां पे देखना क्या है हमारे पास BE अपॉन 2 AB प्लस DE प्लस EC। DE प्लस EC हमारे पास क्या हो गया DC हो गया, AB प्लस DC। ठीक है, तो B क्या है, B हाइट है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं इस तरह से 1/2 को मैंने सेपरेट कर लिया इनटू हाइट, और AB प्लस DC क्या हो गया, AB और DC पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और H को मैंने लास्ट में लिख दिया इनटू हाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है। एक बार आप फिर से देख लो, मैंने क्या किया, मेरे पास ट्रेपेजियम था ABCD, मैंने B से DC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसकी नेमिंग कर दी E। तो यहां से क्या हो गया AB इक्वल्स टू DE हो गया, और जो BE जो है उसकी लेंथ AD के लेंथ के बराबर होगी, और ये जो हमारे पास ट्रेपेजियम था ये एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, तो एरिया ऑफ होल ट्रेपेजियम मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ होल ट्रेपेजियम दैट इज ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABED दैट इज रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इज AB एंड ब्रेड्थ इज BE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या था EC था, हाइट क्या थी BE थी। यहाँ पे देखो आप AB इंटू B ये एक टर्म है, उसके बाद दूसरा टर्म आपके पास क्या है हाफ EC इंटू B, यहां से कॉमन ले लिया मैंने B, तो जैसे ही मैंने B कॉमन ले लिया तो इस टर्म से AB आ गया प्लस EC बाय 2। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, इसे ऐड कर दिया, सिंपल एडिशन 2AB प्लस EC अपॉन 2, उसके बाद ये जो 2 है
2 को मैंने बाहर कर लिया, b/2 हो गया, तो 2ab प्लस EC। मैं 2ab को ab प्लस ab लिख सकता हूं, ab प्लस EC। ठीक है, फिर से मैंने b/2 लिखा, और आप देख रहे हो ab प्लस EC, तो ab क्या है, DE के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ab को लिख दिया DE प्लस EC। फिर आप यहाँ देखो, सेम कॉपी किया मैंने, b/2 ab प्लस, यहाँ पे क्या है, DE प्लस EC, DE प्लस EC इज DC। और जब आप AB प्लस DC देखोगे, आप देख रहे हो इस ट्रेपेजियम के अंदर AB और DC जो है पैरेलल साइड्स हैं, तो मैं लिख सकता हूं इसे सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। और ये B क्या है, B इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, तो मैंने H लिख दिया यहाँ, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हम देखेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, एनी पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो सपोज मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ABCD is a quadrilateral and BD is the diagonal। ठीक है, ये जो हाइट है इसे मैं H1 मान लेता हूं। सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो हाइट होगी इसे मैंने H2 मान लिया। तो हमारे पास क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था, हमने डायगोनल ड्रॉ की और इसे 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे फिगर्स होंगे, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कोई और भी पॉलीगन हो, उसमें हम ट्रायंगुलेशन का ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप देखो एरिया ऑफ ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी, पहले थी ABD, अब हमारे पास हो गया BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब आप यहां से देखो, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो हाफ बेस इनटू हाइट होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल की भी एरिया यही होगी, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल की बेस क्या होगी, फर्स्ट ट्रायंगल की बेस होगी BD, तो हाफ इंटू BD इंटू हाइट क्या है, हाइट है H1 प्लस सेकेंड ट्रायंगल में आप देखना, सेकेंड ट्रायंगल में बेस क्या है, सेकेंड ट्रायंगल की भी बेस BD होगी और हाइट क्या होगा, H2। अब देखो हाफ BD इंटू H1 प्लस हाफ BD इंटू H2, यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम हाफ BD और H1 और H2 क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। तो यहां से फॉर्मूला क्या डिराइव हो रहा है, ये जो BD है, BD क्या है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ BD को मैंने D लिख दिया, D इज द डायगोनल इनटू H1 प्लस H2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपके पास होगा उसको आप इस ट्रायंगुलेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और आपका ये जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ D इंटू H1 प्लस H2 वेयर D इज द डायगोनल। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में पढ़ाया था कि जो रोम्बस होता है एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है,
तो रोम्बस कैसे होगा? सपोज रोम्बस जो एक प्रॉपर स्क्वायर के शेप में होगी, जब आप स्क्वायर को टिल्ट कर देते हो तो वो रोम्बस बन जाता है। ठीक है, मैं इक्वल लेंथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे आप एक रोम्बस मानो। और आपको पता है द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये पॉइंट ओ है और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसे भी हम ट्रायंगुलेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस हमारे पास क्या है, रोम्बस इज ए बी सी डी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल होगी, ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो ए बी डी हो गई, दूसरी हो गई बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया बी डी इंटू हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया ए ओ। ठीक है, और फिर सेकेंड ट्रायंगल जो हमारे पास है, सेकेंड ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस क्या होगा, बेस फिर से सेम हो गया बी डी, और हाइट क्या हो गया, हाइट हो गया ओ सी। अब देखो आप यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, मैं कॉमन हाफ ले सकता हूं, और बी डी दोनों में ही कॉमन है, तो मैंने बी डी को भी कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा ए ओ, और सेकेंड टर्म में हमारे पास बचा ओ सी। ठीक है, अब देखो हाफ बी डी, फिर यहां पे क्या है, ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी इज वॉट, ए ओ प्लस ओ सी इज ए सी। मैं इसे क्या लिख सकता हूं फिर से, हाफ बी डी इंटू ए सी, ये हमारा एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। और आप देख रहे हो ये जो बी डी है और ए सी है दोनों ही डायगोनल्स हैं, तो हाफ इंटू, अगर मैं बी डी को फर्स्ट डायगोनल मानता हूं तो D1, और ए सी को मैंने सेकेंड डायगोनल माना तो D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास क्या हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस विल बी हाफ D1 इंटू D2, एंड D1 एंड D2 आर द टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ पॉलीगन्स। एरिया ऑफ पॉलीगन्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ट्रायंगुलेशन मेथड से ही करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बस समझा रहा हूं। एरिया ऑफ पॉलीगन, सपोज आपके पास अगर एक पेंटागन है, ठीक है, ये आपके पास पेंटागन हुआ, तो क्या करोगे आप, ये जो पेंटागन है हमारे पास एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो गई, और अगर ये रेगुलर पेंटागन होगा तो एक ट्रायंगल और एक ये स्क्वायर में, फिर भी वो रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप डिवाइड करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज मेरे पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन, ये जो हेक्सागन है इसकी मैं नेमिंग कर देता हूं A B C D E एंड F। ये एक रेगुलर हेक्सागन है और सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या होगा, मैं फिर से हेक्सागन बना लेता हूं। फर्स्ट मेथड ये होगा कि मैं यहां से लाइन ड्रॉ करके इसे ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो मेरे पास हेक्सागन ABCDEF है,
ये डिवाइड हो गया दो ट्रेपेजियम में, है ना, ए बी सी डी ई एफ. This hexagon is divided into two equal trapezium. And you see, if I talk about ABCD trapezium, in ABCD, BC is parallel to AD. और हमें पता है कि ट्रेपेजियम का एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है. और मैंने अभी अभी आपको बताया ट्रेपेजियम का आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है, एक तो ये तरीका है, ऐसे आप कर सकते हो. और दूसरा इसी में आप ट्रायंगुलेशन मेथड भी यूज कर सकते हो. जैसे मैंने ये हेक्सागन बनाया, ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, अब देखो आप, मैं इसे ज्वाइन करता हूं, एफ और बी को ज्वाइन करता हूं और फिर मैं ई और सी को ज्वाइन करता हूं. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पूरा हेक्सागन था ये दो ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया. ठीक है, और सपोज कि क्वेश्चन है आपके पास और इसमें आपके पास लेंथ गिवन है, सपोज BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. और मैंने पहले आपको बताया था कि एक रेगुलर हेक्सागन है, तो अगर BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सबकी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगी. ठीक है, और आप देखो इसमें सपोज कि आपको EC की भी लेंथ गिवन है, EC की लेंथ गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद आपको लेंथ गिवन है AD की, आपके पास AD की भी लेंथ गिवन है और AD की लेंथ गिवन है आपको कितनी, सपोज आपके पास AD की लेंथ गिवन है 11 सेंटीमीटर और आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो ये कितना हो गया, ये भी 5, ये 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी FBEC. तो यहां से आप एरिया ऑफ FBC ये कैलकुलेट करोगे, ये कितनी हो गई, लेंथ क्या है FB इंटू ब्रेड्थ क्या है BC. FB की वैल्यू क्या होगी, जो EC की वैल्यू होगी, EC की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, 8 इंटू BC की वैल्यू 5 गिवन है. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AFB और ट्रायंगल ECD, दोनों का एरिया सेम होगा. अब देखो आपको एक ट्रायंगल का सपोज निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB. ये मैं कैसे निकालूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसकी FB हो गई. ठीक है, और इसे मैं हाइट मानता हूं, इसे H, जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी भी लेंथ होगी H. तो हाफ FB की लेंथ क्या होगी, FB की लेंथ EC के लेंथ के बराबर होगी. EC की लेंथ कितनी है, 8 है. उसके बाद आपको ये हाइट कैलकुलेट करना है. आप देखो AD का हाइट गिवन है 11 सेंटीमीटर, AD का हाइट 11 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, तो बचा कितना 6 सेंटीमीटर. यानी H की हाइट कितनी हो जाएगी, H की हाइट हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे 3, 8 3s are 24, 24 upon 2 is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB is equals to area of triangle EDC. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC भी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ हेक्सागन आपसे पूछूं तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर one triangle and then another triangle is also 12 centimeter, that is 40 plus 12 will be what, 52, 52 plus 12 is what, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से आपके पास कोई भी पॉलीगन होगा तो आप ट्रायंगुलेशन मेथड यूज करके एरिया ऑफ पॉलीगन कैलकुलेट कर सकते हो. और आपके पास उस कोई भी क्वेश्चन में सफिशिएंट डाटा गिवन होंगे जिसके बेसिस पे अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो रेक्टेंगल बनेगा या स्क्वायर बनेगा डिपेंडिंग ऑन द पॉलीगन. तो उस बेसिस पे आप
आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। अब हम देखेंगे एरिया, वॉल्यूम एंड अदर थिंग्स अबाउट सॉलिड शेप्स। जो हमारे पास सॉलिड शेप है उसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, ये 3D होते हैं। तो सॉलिड शेप्स के अंदर सबसे पहले हमारा है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड क्या होता है, सपोज कि आप जिस रूम में बैठे हो वो रूम स्क्वायर शेप का नहीं है, उसकी जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है। तो अगर आपके रूम का जो सरफेस है वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वॉल्स होंगी वो हाइट हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो सीलिंग होगा वो सीलिंग भी आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। तो आप अगर क्यूबॉइड को इमेजिन करोगे अपने रूम में बैठ के, तो आपके रूम में देख रहे हो आपके 4 वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स, 1 फ्लोर एंड 1 सीलिंग। तो टोटल कितने इंटीरियर आपके फेसेस कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं एक क्यूबॉइड पहले बनाता हूं, ये है क्यूबॉइड। आप अपने रूम को इमेजिन करना, आपको समझ में आ जाएगा। ये है क्यूबॉइड आपके पास। ये जो है ये हो गया लेंथ, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये हो गया ब्रेड्थ, और ये पोर्शन जो है ये हो गया हाइट। यानी जब आप अपने फ्लोर या सीलिंग को इमेजिन करो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। और अगर आप हाइट के उसमें देखो तो क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट। और आपके टोटल कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस हैं, ठीक है। और आप सपोज इसे एक आप अपने बुक से भी इमेजिन कर सकते हो। सपोज आपके पास बुक है, बुक आपने क्लोज कर दिया, तो बुक की जो टॉप सरफेस हो गई वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गई, और उसकी बॉटम सरफेस भी जो है उसका भी एरिया क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो गया। उसके बाद ये 2 फेसेस तो आपके कंप्लीट हो गए बुक के। उसके बाद आप बुक की साइड व्यू देखो, साइड व्यू देखो आप लेंथ के साइड से, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट होगा। क्योंकि जब आप लेंथ के साइड से देख रहे हो तो ऐसे लेंथ हो गई और उसके बाद बुक की हाइट हो गई, ठीक है। तो उसके भी 2 फेसेस हो गए। उसके बाद आप बुक के दूसरे फेस में देखो, ब्रेड्थ वाले फेस को अपने सामने रखो और देखो, और अगर उसका आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हो 6 फेसेस जो हो गए, इसमें हर 2 फेसेस का एरिया कॉमन है। तो यहां से मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी, मैंने बताया फ्लोर और सीलिंग लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगी दोनों की, ठीक है। तो आप ऐड करते जाओ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। और जब आप लेंथ की तरफ से वॉल की अगर आप एरिया निकालोगे जो लेंथ वाली साइड है, तो वहां से क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। और रेक्टेंगुलर शेप में आपका रूम है तो 2 साइड लेंथ्स होंगे, तो दोनों साइड के वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। अब आप इमेजिन करो अपने रूम का जो आपका विड्थ है, और उस साइड वाले वॉल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, विड्थ इनटू हाइट, दैट इज ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ऐसे भी आपके पास 2 वॉल्स होंगे, ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हो LB LB LH LH BH BH, ये सारे 2 बार आ रहे हैं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। तो क्या मैं 2 कॉमन लेके लिख सकता हूं, LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें बात होती है लेटरल सरफेस एरिया की। अब देखो आप, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया इज
जो आपका रूम है, आप इमेजिन करो कि फ्लोर नहीं है और सीलिंग नहीं है। तो अगर फ्लोर और सीलिंग नहीं है तो आपके पास क्या बचा? 4 वॉल्स बचे। तो आपको उन 4 वॉल्स का एरिया चाहिए। और मैंने आपको बताया कि आपका जो फ्लोर और सीलिंग है, फ्लोर का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब क्या है? सीलिंग का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो जो ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला पोर्शन है, ये हमारे फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाला पोर्शन निकल गया तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या बचा? यही सेम प्रोसेस से आप अगर देखोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहां से आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो आप, ठीक है। 2 लेंथ इंटू हाइट एंड 2 ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां से आप 2h कॉमन लोगे, 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। क्लियर है? ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब मैं बात करूंगा इसी में वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सबको पता होगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी। तो ये जो क्यूबॉइड है, इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है वो वॉल्यूम है। तो आपको पता है इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2 इंटू एच इंटू एल प्लस b, and the volume of cuboid is length into breadth into height. अब हम देखेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेकेंड है हमारा क्यूब, सॉलिड शेप जो है क्यूब है, इसका एरिया और वॉल्यूम देखेंगे। क्यूब, आप लोग अगर लूडो खेलते होगे तो उसमें एक क्यूब होता है, उसे इमेजिन करो, जिसके 6 फेसेस होते हैं और उसके जितने भी साइड्स होते हैं सबकी लेंथ सेम होती है। तो क्यूब आपका कुछ ऐसा होगा, ये स्क्वायर शेप में ही होगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है तीनों इक्वल होंगे। तो तीनों इक्वल होंगे तो सबको आप एल एल कंसीडर कर लो। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों इक्वल है। अभी अभी मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको बताया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और हमारे पास क्या है? यहाँ पे क्यूब है। तो क्यूब के केस में सारी लेंथ इक्वल होती है, तो मैं ब्रेड्थ और हाइट को भी इक्वल मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा? L इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 2 इंटू एल बी है तो एल एल प्लस ये भी एल एल, अगेन एल एल, तो एल एल प्लस एल एल प्लस एल एल, कितने एल एल हो गए? ये हो गया एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 3l स्क्वायर, ठीक है। एल इंटू एल इज एल स्क्वायर और 3 टाइम्स है तो 3l स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करोगे आप 6l स्क्वायर। तो यहां से आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया वो हो गया 6 इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मैंने बताया था लेटरल सरफेस एरिया में क्या लेते हैं हम? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो आप क्यूब में भी इमेजिन करो कि टॉप और बॉटम नहीं है, बस 4 वॉल्स हैं और उसके 6 फेसेस हैं, 6l स्क्वायर। तो 4 वॉल्स 4 फेसेस बचे तो वो कितना हो जाएगा? 4l स्क्वायर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका हो गया 4l स्क्वायर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको बताया था। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था?
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वाज L इंटू बी इंटू एच। और जब हम क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब के केस में हमें पता है कि लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड्थ इक्वल्स टू हाइट, ठीक है, तीनों इक्वल होते हैं। तो फिर यहां से आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिख सकते हो, L इंटू एल दैट इज L क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया आपके पास L क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर, lateral surface area of cube is 4L square and volume of cube is L cube। अब हम देखते हैं एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारा थर्ड सॉलिड शेप है सिलेंडर, ठीक है, इस टाइप से सिलेंडर हो गया। ये जो मेरे पास मार्कर है ये सिलिंड्रिकल शेप में है। तो ये जो सिलिंड्रिकल शेप में है इसकी हाइट हो गई h, और ये आप देख रहे हो ये बॉटम फेस और ये जो टॉप फेस है पूरा सर्कल के शेप में। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और ये जो आप देख रहे हो क्या है, जो ये पूरी हाइट जो बन रही है, अगर मान लो कि मैं सर्कुलर डिस्क रख रहा हूँ, ऐसे एक सर्कुलर डिस्क है मेरे पास, फिर मैंने दूसरी सर्कुलर डिस्क रखी, फिर मैंने तीसरी सर्कुलर डिस्क रखी, तो मैं एक सर्कुलर डिस्क के ऊपर अगर दूसरी सर्कुलर डिस्क ऐसे ही रखते जाऊंगा हाइट h तक, तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। और हमें पता है जो सर्कल होता है उसका ये सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r होती है। मैंने आपको बताया भी था, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज आल्सो नोन एज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r। तो यहाँ पे क्या है, ये रेडियस हो गई r, ये भी रेडियस r, और ये लेंथ जो है ये कितनी हो गई, h हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एक डिस्क का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई r, और वो जो डिस्क है एक के ऊपर एक कितना रखा हुआ है, h हाइट तक, तो 2 पाई r इंटू h। तो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया 2 पाई r h, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, और फिर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट वो एक सर्कल के शेप में है, और हमें पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है मेरे पास, 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं फर्दर क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं कॉमन ले लूंगा 2, पाई भी हमारे पास कॉमन आएगा, आर भी कॉमन आएगा, फिर बच क्या गया h प्लस आर। तो इस तरीके से आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास आ गया 2 पाई आर एच। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट ही होता है, तभी तो हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट क्यूबॉइड की वॉल्यूम लिखते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो सिलेंडर का जो बेस का एरिया है क्या होगा, बेस सर्कुलर शेप में होता है, तो एरिया होगा उसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। Therefore volume of cylinder is pi r square h, ठीक है। Curved surface area of cylinder is 2 pi r h, and total surface area of cylinder is curved surface area plus area of base plus area of top face। तो curved surface area क्या है आपके पास, 2 pi r h plus pi r square plus pi r square,
2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वहां से आपने कॉमन ले लिया 2 पाई आर, तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब हमारे पास दो टर्म है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, उन दोनों के बीच हमें डिफरेंस देखना है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंटेनर, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड, कोई सी भी बॉडी हो, चाहे वो क्या कहते हैं सॉलिड फिगर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो या फिर क्यूब हो, उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई किया जाएगा दैट विल बी द वॉल्यूम। और फिर आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी इनसाइड एनी सॉलिड फिगर इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड फिगर। इसके अंदर आप एक जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान में रखना होगा। यूनिट कन्वर्जन क्या है, 1 लीटर होते हैं 1000 मिलीलीटर, ठीक है, और जो 1 मिलीलीटर होता है आपके पास, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल भी होता है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इसे आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्या है, आप मान लो आपके पास 1000 लीटर है तो आप इसे लिख सकते हो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये लीटर से मिलीलीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। ये जो 1000 मिलीलीटर, ये 1 मिलीलीटर को मैंने कितना लिखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब आप यहाँ देख रहे हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आप इसे मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो। मीटर क्यूब में आपके पास कितना होगा, 1 मीटर क्यूब आपका कितना हो जाएगा, ये जो 1000 लीटर है ये 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन आप ध्यान में रखना, क्वेश्चंस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। थैंक यू।